नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। यूपी चुनाव का आखिरी चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। चुनाव की शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम सियासी मुद्दे हावी रहे। जहां चुनाव की शुरुआत जिन्ना, पाकिस्तान से लेकर आधी आबादी, फिर अयोध्या, मथुरा, काशी और फिर बुलडोजर, आवारा पशु, फ्री राशन होते होते आखिर में फिर से आधी आबादी पर खत्म हो गई। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी जनसभा में आधी आबादी का दांव खेला। आज इसी पर बात करेंगे। आखिरी चरण, आखिरी दांव। सभी सियासी दिग्गजों ने आज चुनाव प्रचार में अपनी अपनी जान फूंकी। चुनावी समर के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपनी अंतिम जनसभा की। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है और ये कहा उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माताओं बहनों से कहा कि आप लोग न्याय करना। साथ ही विपक्ष पर हमला भी बोला। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। उत्तर प्रदेश ने दशकों से शायद ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और सुधरी हुई कानून व्यवस्था के दम पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांग रही हो। मुझे एक इंटरव्यू में मीडिया ने पूछा था, तब मैंने कहा था ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है और सबसे बड़ी बात, जनता भी खुद ही बाहर निकलकर इस सरकार की वापसी का झंडा बुलंद कर रही है। कोरोना से लेकर काशी तक, बांदा से लेकर बहराइच तक डबल इंजन की सरकार की ही हुंकार एक एक नागरिक कर रहा है। एक तरफ तमाम नेता जहां जनसभाएं कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यूपी में 2017 में जो पीएम मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें प्रदेश को दंगा मुक्त और भय मुक्त बनाने की बात कही थी, उसे भाजपा सरकार ने आज पूरा किया। आज यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 की बात की, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 80% वोट के साथ यूपी में भाजपा सरकार बना रही है, 20 में सारा विपक्ष निपट जाएगा। क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुना देते हैं। 2 महीनों के एक मैराथन दौड़ के बाद देश के सबसे बड़े राज्य के चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव प्रचार के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से समारोह करने के उपरांत हम लोग आए हैं और इसीलिए इन सब पर आपसे चर्चा की जाए, इसीलिए ये विशेष हम लोगों ने पीसी यहां पर बुलाई है।
उत्तर प्रदेश में 2017 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त और एक सुरक्षित प्रदेश बनाने की जो बात की थी, विगत 5 वर्षों के दौरान उस पर हुए प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम शांतिपूर्ण तरीके से देश के सबसे बड़े राज्य का विधानसभा का चुनाव 6 चरणों का व्यतीत हो चुका है। 7वें चरण के प्रचार का कार्य अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। उधर यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले शनिवार को एक बड़ी सियासी घटना घटी। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यह ऐलान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में किया। इस दौरान उन्होंने मयंक का मंच पर स्वागत भी किया और धन्यवाद दिया। इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरी चरण के जो आखिरी दांव हैं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तरफ से, ये कितना असर डालेंगे आखिरी चरण में और क्या आगे की राजनीति कितनी ज्यादा उस पर असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी जुड़ गए हैं। काफी वर्षों का आपको अनुभव है, तमाम प्लेटफॉर्म पर आपने काम किया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ कमल दुबे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं लखनऊ से। कमल जी को काफी अच्छा खासा अनुभव है, जमीन से लेकर जो जमीन के मुद्दे हैं, तमाम बड़े पदों पर आपने काम किया। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको भी काफी अनुभव है और खासकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो एजेंडे हैं उसको आप भली भांति समझते हैं, बाखूबी उसको जानते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। और कृष्णा पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी से। वाराणसी की जो सियासत है उसके आसपास जो क्षेत्र है उसको आप बाखूबी बेहतर जानते हैं। कृष्णा जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं दिल्ली से। सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। नमस्कार। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले सौरभ जी आप ही के पास आएंगे, जहां तमाम सारे सियासी दिग्गज राजनीति के बड़े पुरोधा या बड़े नेता कहें वो पूरी जान इस वक्त चुनाव में फूंक रहे हैं। जहां शुरुआत करी थी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिस अंदाज में जोश खरोश के साथ, क्या आखिरी चरण तक वो कम होती चली गई? उत्तर प्रदेश की अगर बात करें। बिल्कुल बरकरार है वो, क्योंकि ये जितने भी पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, ये सभी आज के टाइम पे तथ्यहीन बातों पे अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम उस बातों पे आज चुनाव मैदान में हैं जिसको लेकर के सरकार दिल्ली में काम कर रही है। बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, महिलाओं की सुरक्षा पे हम इन मुद्दों पे जा रहे हैं और पब्लिक हमें रिकॉग्नाइज कर रही है। पब्लिक को दिल्ली मॉडल बहुत पसंद है। आज जिस तरीके से पंजाब की जनता ने पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि यूपी के लोग भी पूर्ण बहुमत से आने वाले टाइम पे 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आपको एक आश्चर्यजनक यूपी में दिखेगा आम आदमी पार्टी का वहां पे जो है सो आंकड़ा। सौरभ जी जैसा कि आप कह रहे हैं, पंजाब की अगर बात करें वहां तो लग रहा है आप फाइट में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, शुरुआत बहुत अच्छी थी, तिरंगा संकल्प यात्रा आप लोगों ने निकाली, लेकिन जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई संजय सिंह की, उसके बाद प्रचार प्रसार धीमा हुआ है। क्या वजह माने इसे? नहीं, ये प्रचार प्रसार मेरा ग्राउंड पे हमारा बिल्कुल धीमा नहीं हुआ है। ग्राउंड पे हमारा क्रांति आज भी उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से तिरंगा यात्रा में दिखा है। ये अभी कुछ दिनों से जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो टीवी चैनलों के माध्यम से कुछ प्रचार प्रसार मेरा ही नहीं, हर एक पार्टी का मैं देख रहा हूँ कि बहुत धीमा हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे मेरा आज भी वही हम मजबूती से लड़ रहे हैं और पूरा उम्मीद है 10 तारीख को जो हमारा रिजल्ट आएगा तो आपको आश्चर्यजनक आंकड़ा दिखाई देगा हमारी पार्टी यूपी में।
सौरभ जी, अगर पांचों राज्यों में चुनाव है, कहां जो आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी है कि वो सरकार बनाने जा रही, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ईमानदारी से हमारा स्थिति इस टाइम पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, गोवा में हम सरकार बना रहे हैं, उत्तराखंड में कोई बड़ी बात नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला हो, यूपी में भी हम एक अच्छा आंकड़ा के साथ में जीत दर्ज करेंगे। ठीक है। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आज जो चुनाव प्रचार था वो थम गया। आज एक खास बात नजर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में, जहां उन्होंने कहा कि आखिरी जनसभा है और आधी आबादी का जिक्र किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि आप जो लोग हैं, हमारी माताओं बहनों को प्रणाम करना मेरी तरफ से, और उनको कहा कि आप लोग न्याय करना। इसे कैसे समझें? देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि चौथे चरण के बाद से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं लगने लग गया कि उनकी घर घर पहुंचाइएगा और भाजपा और निषाद इन सबके पार्टी के लोगों को जिताने के लिए निवेदन कीजिएगा सबसे। ये 2 दिन पहले की बात है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कल दूसरा नरेशन था। आज जब महिलाओं से ये निवेदन किया कि आप लोग हमारा प्रणाम पहुंचाइए घर घर, ये उनकी हताशा का द्योतक है। और आप पॉलिटिकल नेता हैं, बीजेपी के आइकॉन हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको अगर प्रणाम पहुंचा करके वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्थिति कमजोर हुई है। और इस दौर में इनको ये लगता था कि जो लाभार्थी वर्ग है इसकी वजह से इनको वोट मिल जाएगा, लेकिन उस फ्रंट पर जब इनको लगा कि नहीं, लाभार्थी वर्ग जो है वो अंततः जात के आधार पर वोट करेगा, तो प्रधानमंत्री कल से इसी प्रयास में है कि किसी तरह से हम जितना रिटेन कर सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब प्रधानमंत्री वाराणसी में कैंप कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो वाराणसी की कम से कम 4-5 सीटें रिटेन करें, वरना ये खबरें हैं कि शायद 2-3 सीटें इनके हाथ से निकल जाएंगी। ठीक है। कमल दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कमल जी, क्या माने कि जो आखिरी चरण में जो प्रचार प्रसार हुआ है, सबने पूरी ताकत झोंकी है। मुख्य मुकाबला कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, बीजेपी इन दोनों के बीच है, लेकिन प्रियंका गांधी भी काफी समय से प्रवास बनाए हुए हैं काशी को। राहुल गांधी भी उनका साथ देने पहुंच गए। आज जौनपुर में रोड शो किया, तमाम भीड़ हुई, पुष्प वर्षा हुई। क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी किसका खेल बना रही, किसका खेल बिगाड़ रही है? कमल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो कमल जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, मेरी आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। हाँ कमल जी, सवाल यह है कि जो आखिरी फेज का आज प्रचार प्रसार थम गया है, जहां मुख्य मुकाबला माना जा रहा है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने इस चुनाव में अपनी प्रेजेंस दिखाई है और आज उन्होंने रोड शो किया जौनपुर में, काफी जनसैलाब उमड़ा। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी किसका खेल बिगाड़ सकती है, बना सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो न बिगाड़ सकती ना ही बना सकती है, उसकी कहीं भी कोई स्थिति नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ही सूझबूझ से बीजेपी को मात देने के लिए कहीं ना कहीं सपा के साथ हाथ मिला रखा। जैसे लखीमपुर की घटना हुई और प्रियंका गांधी का मूवमेंट हुआ, तो लग रहा था जो खत्म हो गई है कांग्रेस, वो उठेगी, उसका वोटिंग ग्राफ जमीनी बढ़ेगा। लेकिन बहुत ही इससे कांग्रेसी और रणनीतिकारों के सपा को लगा
बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो प्रियंका गांधी एक रणनीति के तहत खामोश हो गई, क्योंकि सपा को नुकसान ना हो, भाजपा को इसका लाभ ना मिले, क्योंकि कांग्रेस अच्छे से जानती है वो कोई सरकार बनाने तो जा नहीं रही है, उसकी मैक्सिमम लड़ाई में ही नहीं, सीधे सीधे सपा और बीजेपी की लड़ाई। और इस लड़ाई में ये ठीक उसी तरह टेस्ट मैच की तरह है, जिसमें स्लैग ओवर, आखिरी के 20 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा, हर एक में बहुत नेट टू नेट फाइट हुई है। तो अभी जैसे योगी जी ने आज की सभाओं में कहा कि हमने छठे चरण में ही बहुमत प्राप्त कर लिया है, ये कहीं ना कहीं उनकी चिंता को जाए। सातवां चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी है बनारस, तो प्रधानमंत्री पूरी ताकत लगाए हैं कि सातवें चरण में जो हम कहीं पिछड़ रहे हैं उसको गेन किया जाए। इस चुनाव के नतीजे बहुत ही क्लोज होंगे, ये नहीं कह सकते कि एक तरफा किसी की हवा चल रही। भाजपा ने हालांकि कई बार भाजपा के बड़े नेता योगी ध्रुवीकरण की कोशिश की, लेकिन किसी भी सीट पे उस तरह का ध्रुवीकरण नहीं हुआ जो 2017 के इलेक्शन में। तो मैं कहना ही चाहता हूँ सातवां चरण बहुत ही अहम हो गया दोनों पार्टियों के लिए। जहां तक सपा और बसपा और कांग्रेस की बात है, तो ये कहीं फाइट में है। कहीं कहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी फाइट में है, ऐसा आपका कहना है। हमारे साथ अजय कुमार जी बने हुए हैं, वरिष्ठ जी। बहुजन समाज पार्टी चुनाव में और कांग्रेस फ्रेंडली मैच खेल रही है, इनका अपना एजेंडा, और दोनों मिले हुए हैं। बसपा अगर बीजेपी की सीटें कम पड़ती है, निश्चित तौर से वो बीजेपी को सपोर्ट करेगी। ये भी कह सकते हैं कल को अगर सीटें कम पड़ती हैं तो ये दोनों पार्टी किसी न किसी का साथ देती नजर आएंगी। ये फ्रेंडली मैच खेल रही है, ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है फ्रेंडली मैच जी। हमारे साथ अजय कुमार जी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का आपको अनुभव है, आप राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंडे हैं उसको बाखूबी समझते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी शैलेंद्र जी। अजय कुमार जी, आखिरी चरण में जिस तरह से पूरी ताकत झोंकने का काम किया गया है, आज एक और घटना घटी। अखिलेश यादव ने आज मयंक जोशी को शामिल कराया। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं, कैंट से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला था। हालांकि एक फोटो वायरल हुआ था अखिलेश यादव के साथ, लेकिन आज उन्होंने आजमगढ़ में उन्हें शामिल करा दिया, मंच भी साझा किया। क्या कितना फर्क डाल सकता है ये जो घटना आज हुई है? देखिए शैलेंद्र जी, चुनाव के समय इस तरह की चीजें होती हैं। जहां तक मयंक जोशी की बात है, काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, इसके पहले भी मयंक जोशी लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले और मौके की तलाशी सातवां चरण है। और आप एक चीज देखिए, ये 7 तारीख सातवां चरण और 54 सीटें हैं, और आप ये समझिए 9 जिले, ये सारे के सारे 9 जिले जाति आधारित जिले हैं, जात आधारित। अभी तक की जातीय के आधार पर छठा चरण और सातवां चरण, बाकी के 5 चरण जो हुए हैं तो जात सब वर्ग का, लेकिन जातीय। अब आप देखिए, चाहे सुभाषपा हो, इनके सहयोग, ये सब ये संगठन है, जातीय दल है, चाहे अपना दल हो, बसपा हो, जो भी हो, या अपने राजभर। अखिलेश यादव ने भी मौका देखा आज आजमगढ़ की सरजमी पर, उन्होंने मयंक जोशी को मंच साझा किया और सारी चीजें। लेकिन आप देखिए कि जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा, सुरेंद्र द्विवेदी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि मोदी जी इतना समय अपने संसदीय क्षेत्र में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनकी प्रतिष्ठा पर आंच ना आए। वाराणसी की आज की 8 सीटें निकल जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मुझे इसमें संदेह। मैं वाराणसी रहा हूँ, 3 दिन अभी दौरे पर रहा हूँ और जगह जगह गया। आप निश्चित रूप से मान लीजिए वहां के एक मंत्री तो चुनाव हारने वाले, खुलेआम उनके बारे में कहा, और उन्होंने जिस तरह की बातें की, लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, वो सारी चीजें। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं, ये मिर्जापुर का भी क्षेत्र इसमें है, राजनाथ सिंह की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या विंध्यवासिनी। तो ये स्थल
योगी जी के शायद अजय कुमार जी की आवाज जो है हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। वापस अजय कुमार जी के पास हम आएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ झा बने हुए हैं। सौरभ जी, आप ही के पास आएंगे। एक जो फॉर्मूला था आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली का, वो काफी कामयाब हुआ दिल्ली में। सत्ता बनाई आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद उसको कॉपी किया जाने लगा बाकी पार्टियों की तरफ से। अब फ्री बिजली की जो बात कही जा रही, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कितना असर डाल रहे हैं ये, और विश्वास आम आदमी पार्टी पे कैसे करें? लोगों को लगता है मुख्य मुकाबला जो है दूसरी पार्टियों का है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपी में रहने वाले लोग, मैक्सिमम लोग दिल्ली आते हैं यूपी से, यहाँ रोजगार पाने के लिए दिल्ली आते हैं। और आज जिस तरीके से 7 साल से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार चल रही है, लोगों ने देखा है। मैं किरारी विधानसभा में रहता हूँ, किरारी विधानसभा विधायक का मैं रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ, और लोगों ने देखा है कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पे दिल्ली में शायद सौरभ झा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कमल दुबे जी के पास आए। कमल जी, अगर बात करें आज कदम है, महिलाएं इससे छोटी मोटी हर सुविधा अपने लिए अपने वो कर सकती है। बिजली में देखिए, आप बिजली दिल्ली में 2 यूनिट बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर में आधा लगता है। शिक्षा क्रांति आई हुई है दिल्ली के अंदर में जी। ठीक है, कमल जी बने हुए हमारे साथ। कमल जी, वाराणसी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है ये काफी कुछ डिसाइड करेगा 2024 की जो लड़ाई है। 2022 में कौन जीत रहा है, हार रहा है, इसका फैसला 10 मार्च को होगा, नतीजे जब आएंगे। लेकिन अगर वाराणसी में प्रदर्शन बीजेपी का अच्छा नहीं रहता है तो जो पिक्चर है 2024 की, उस पर भी असर डालेगा। कमल जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। हुआ जी, आवाज आ रही, अपनी बात कहिए। हाँ, आ रही। बनारस में जहां तक हम देख रहे हैं कि सरकार के काम हो, लेकिन मोदी जी का मैजिक अभी भी कायम है। कल रोड शो में देखने को मिला, उनको 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 3 घंटे लगे। और वहां सड़कों पे लोग उतरे थे। मैं परसों देख रहा था कि एक निजी चैनल का कार्यक्रम था, उसमें भी लोग मोदी मैजिक अभी कम निश्चित तौर से किए, और साथ गया, हमें महत्व नहीं दिया गया। तो वर्कर हमारे साथ ये तो है, लेकिन वो वर्कर कमल जी की आवाज ठीक तरह से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस कमल जी के पास हम आएंगे। बीजेपी को तो बनारस है, वहां हम मोदी मैजिक सूबे का। ठीक है, अजय कुमार जी के पास भी आएंगे। लेकिन वाराणसी में जो इस वक्त सियासी जमावड़ा लगा हुआ है, आज प्रचार थम गया, लेकिन सबने कोशिश की है किसी तरह बीजेपी की जो सीटें उसमें कैसे सेंध लगाई जाए। बीजेपी के लिए भी एक साख बना हुआ है इस बार का आखिरी चरण का चुनाव। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले, सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से
देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247 एनीवेयर एनीटाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। 690 सीटें, सैकड़ों उम्मीदवार, कौन बनेगा किंग, किसे मिलेगी हार? राज्यों के चुनावी महासंग्राम में जनता ने बनाई किसकी सरकार? देखिए पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। राज्यों का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के आखिरी चरण का जो प्रचार प्रसार है वो थम गया है। शुरू से लेकर आखिरी तक तमाम जो राजनेता थे, बड़े बड़े प्रमुख थे अपनी पार्टियों के, सब ने खूब मेहनत की है और आज सब ने खूब जान फूकी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में जनसभा संबोधित की, उसके पहले कल रोड शो किया, तो आज प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, वहां भी काफी जनसैलाब उमड़ा। उधर अखिलेश यादव भी आजमगढ़ में गरजते हुए नजर आए। इन्हीं सब पर आज हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय कुमार जी के पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, जहां एक तरफ जनसभाएं चल रही थी, रोड शो चल रहे थे, उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक जो रिपोर्ट कार्ड होता है 5 सालों का, उसे पेश करने की कोशिश की गई। बताया गया कि हमने क्या क्या काम इन 5 सालों में किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखें? देखिए शैलेंद्र जी, योगी जी इसके पहले तो ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते नहीं रहे। लखनऊ में रहने मैंने देखा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो क्या किया और किस तरह से किया, अपनी बातें बताई उन्होंने। अरे जब 150 विधायक सदन में इतिहास में पहली बार सरकार के विरुद्ध बैठे, तो वो अपने विधायकों को तो मना नहीं पाए। विधायकों को मनाने के लिए भी कभी योगी जी ने डायरेक्ट विधायकों से फोन पर बात नहीं की। अपने एक अपर मुख्य सचिव को लगा दिया कि भाई जो नाराज विधायक हैं उनसे पूछिए कि उनको क्या परेशानी है। योगी जी तो मिलते ही नहीं थे। अब आज
5 साल के कार्य बता रहे हैं, वो भी प्रेस के माध्यम से, जनता के बीच जा करके जनता को वो बता करके मुझे लगता संतुष्ट नहीं हुए, तो पत्रकारों के माध्यम से आज उन्हें बताना पड़ा। अगर ये 5 साल तक प्रेस से बात करते रहते, जनता के बीच जाते रहते, जनता के जनप्रतिनिधियों को संभालते रहते, तो शायद आज गली गली, गांव गांव, घर घर इनको। और देखिए आज मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने महिलाओं से कहा वाराणसी में कि भाई आप निकलना, वोट डालने जाना, और अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहा कि भाई वोट जरूर डलवाना। मुझे याद है, चाहे वो 60 का दशक रहा हो, 70 का दशक रहा हो, जनसंघ के कार्यकर्ता घर घर जा करके लैया चना खाते हुए मतदाताओं को निकालते थे। आज स्थिति ये हुई है शैलेंद्र जी, पन्ना प्रमुख बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, एक एक पन्ने पे 200 मतदाताओं की लिस्ट दी है और कहा इनको 7 तारीख को घर घर से निकालना है बनारस में। और एक एक पन्ना प्रमुख को एक एक पन्ने के लिए 2-2 हजार रुपए मेहनताना दिया। जब आप अपने कार्यकर्ताओं को कभी सुनेंगे नहीं, कभी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, तो आज एक एक पन्ने के लिए एक एक पन्ना प्रमुख को 2-2 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं, इसलिए कि 7 तारीख को घर घर से मतदाता निकाले। ये स्थिति है। मैं इस पे कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन योगी जी ने 5 साल का कार्यकाल का किया हुआ काम आज पत्रकारों के माध्यम से मतदाताओं को पहुंचाने का काम किया। और मतदाता क्या है, क्या कह रहा है, ये भी सोच सकते हैं कि आखिरी कोशिश थी, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था, तो ये लगा कि जो कुछ बचा है वो भी पूरा कर दें। अब जनता पर फैसला छोड़ देते, जनता क्या करती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और वो चले न गए होते तो ये शायद विधायकों को भी इनको झेलना मुश्किल होता। ठीक, सौरभ झा हमारे साथ बने हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, जिस तरह से प्रचार प्रसार बाकी पार्टियों ने किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो मुख्य चेहरों की कमी है, बड़े नेताओं की कमी है, और 5 राज्यों में आप चुनाव लड़ रहे हैं। अगर संजय सिंह, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उधर राघव चड्ढा, ये 4-5 चेहरे अगर हटा दे तो ज्यादा बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। देखिए, हमारे पास एक ही चेहरा है, वो है अरविंद केजरीवाल जी। जिस तरीके से मुझे याद है कि जब गुजरात से मोदी जी पूरे देश में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो वो गुजरात के मॉडल को पेश कर रहे थे पूरे देश के सामने। आज अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल हम पूरे भारत के अंदर में पेश कर रहे हैं, और पेश ही नहीं कर रहे हैं, लोग उसको दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली मॉडल, जो आज कॉफी और नान, जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए विदेश से आते हैं, आज ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कदम शिक्षा के क्षेत्र में किया है, इसको देखने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं। ये मॉडल, केजरीवाल जी का मॉडल, आज हमने पूरे देश में उसको पेश किया है। देखिए, हमने दिल्ली में बिजली पे काम करके दिखाया है, पानी पे काम करके दिखाया है, शिक्षा पे काम करके दिखाया है, महिला की सुरक्षा पे काम करके दिखाया है, और यही मुद्दों पे आज हमने पंजाब में चुनाव लड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब के चुनाव हमें मैंडेट दे रही है। और मैं आपसे एक बात आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा वोटर साइलेंट वोटर होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सरकार बनाने के काफी नजदीक आ जाएं और सरकार बना भी ले, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दिल्ली मॉडल को आज पूरे देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और उत्तर प्रदेश के काफी मैक्सिमम लोग दिल्ली में आकर के बसते हैं, उनको पता है कि दिल्ली में आज केजरीवाल जी ने क्या काम किया है। हम अपने चेहरा से अरविंद केजरीवाल जी के चेहरा पे चुनाव लड़ते हैं, जिस तरीके से मोदी जी का चेहरा है, आज केजरीवाल जी का चेहरा हर एक चेहरे पे भारी पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप सरकार बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस चर्चा का हिस्सा हुए सौरभ जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कमल जी के पास आएंगे। कमल जी, वाराणसी की अगर बात करें, सिर्फ वाराणसी की जो विधानसभा सीटें हैं आखिरी चरण में, पिछली बार 8 में से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 6 बीजेपी की थी, 1 आपकी ओपी राजभर की थी, सुभाषपा की, और 1 अपना दल की थी। इस बार सुभाषपा के जो राजभर हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपना दल की जो अनुप्रिया पटेल है, उनकी जो माताजी की पार्टी है अपना दल कमीरावादी,
वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो गई हैं और अखिलेश यादव वाराणसी से 4 सीटों पर खुद लड़ रहे हैं और 2 जो सीटें हैं वो सुभाषपा को दी, 2 अपना दिल कमेरावादी को दी है। एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है वो जो प्रदर्शन था 2017 का वो दोबारा दोहरा पाएगी बीजेपी? देखिए, जो ग्राउंड हकीकत है कि बीजेपी को हर जगह कुछ न कुछ नुकसान हुआ है, उसी तरह बनारस में भी होगा। ये सही 8 सीटों में सबसे ज्यादा बीजेपी की होंगी, लेकिन 1 या 2 सीट का उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन खराब भी इतनी नहीं कि बीजेपी नुकसान की स्थिति में। नुकसान उसको कुछ सीटों का होगा, हर चरण में उसको नुकसान हुआ है। पहले चरण पे, दूसरे चरण का मतदान ले ले, भाजपा कहीं गेन की स्थिति में नहीं, हर जगह थोड़ा थोड़ा उसने लॉस किया। वही 7वें चरण में होगा। और निचोड़ में शैलेंद्र जी आपको एक शब्द में बता दूं, 2 शब्दों में, ये जो विधानसभा का चुनाव है 5 डे टेस्ट क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह है, जिसमें आखिरी के 20 ओवर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक गेंद पर कांटों का संघर्ष होता है और कभी कभी जीत हार के लिए टास्क भी करना पड़ता। तो ये चुनाव नतीजे ठीक उसी तरह 7वें चरण में भी कांटे का मुकाबला है और एक एक सीट के लिए संघर्ष होगा। हो सकता है चुनाव के बाद भी बड़ा खेल हो, जोड़ तोड़ का हो, किसी को बहुमत ना मिले, लेकिन दोनों पार्टियों के सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी का है। 18-20 सीटों का ही अंतर होगा, बड़ा मार्जिन नहीं है कि किसी का अंडर करंट चल रहा हो, किसी की हवा चल रहा हो। इस चुनाव में ना तो ध्रुवीकरण अच्छी तरह हुआ है, ना सब चीजों सोच विचार के वोटिंग हुई है। ध्रुवीकरण करा पाने में बीजेपी पूरी तरह विफल रही है। हाँ, धार्मिक मुद्दे उनके चले हैं, मंदिर का निर्माण ये लोग पसंद कर रहे हैं। भाजपा का जो नाराज वर्ग है उसमें भी कुछ योगी या सरकार को कोसकर वोट दे रहे हैं, लेकिन कुछ ने वोट नहीं दिया। यही कारण है जिस पिछले 17 के चुनाव में जिनमें बड़े मार्जिन से बीजेपी जीती थी, उन सीटों पर वोटेज परसेंटेज डाउन हुआ है और 5वें चरण के बाद भी थोड़ा थोड़ा 1-2% वोट गिर रहा है। जी अजय कुमार जी, जैसा कमल जी ने कहा कि ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत जो हुई थी पहले दूसरे फेज से ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की गई थी और पोलराइज करने की कोशिश थी, लेकिन चुनाव के आखिरी चरण तक आते आते वो ध्रुवीकरण जो था वो शायद कामयाब नहीं हो पाया। अजय कुमार जी, और आपको 13 में वहां अजय कुमार जी की आवाज जो है वो अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बहुत पीछा, बहुत आएंगे अजय कुमार जी के पास, वापस आएंगे। कमल जी हमारे साथ बने हुए हैं, कमल जी के पास ही आएंगे, कमल जी के पास ही आएंगे। जी कमल जी, जैसा कि आपने कहा कि ध्रुवीकरण जो है वो नहीं नजर आ रहा, लेकिन शुरुआत जब हुई थी पहले दूसरे फेज की, वहां तो एक जोर शोर से मुद्दा उठा था जिन्ना पाकिस्तान, लेकिन चुनाव के आखिरी चरण तक आते आते ये सब गायब हो गया, या फिर लगा राजनीतिक पार्टियों को ध्रुवीकरण इस बार कामयाब होने वाला नहीं है? भाजपा की तरफ से ध्रुवीकरण की कोशिशें तो खूब की गई। योगी जी के भाषण में लगातार वही मुद्दे उठाए गए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन जनता तक जाते जाते ग्राउंड पर ध्रुवीकरण उस तरह से नहीं करा पाए जैसे 2017 में हुआ था। हेलो जी, 2017 चुनाव तरह ध्रुवीकरण हुआ था, वो नहीं हुआ। हाँ, इनके धार्मिक एजेंडे, हिंदू धार्मिक एजेंडे का काम, मंदिर बना, ये सब ये पब्लिक में चर्चा का विषय रहा, उसका असर भी हुआ, लेकिन ध्रुवीकरण पूरी तरह नहीं हुआ। कहीं जातिगत मुद्दे हावी रहे, कहीं क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे, तो ये चीजें ग्राउंड पे दिखी। बनारस में पीएम ने इसलिए डेरा डाला कि भाई वो उनका संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री है, तो उनका तो अपना मैजिक है ही, और मोदी जी में ये कला है ही कि वो लोगों का दिल जीतने के लिए, जैसे कल राजू चाय वाले के यहाँ बैठ के चाय पीने लगे, मैं भी वहां था, लेकिन भीड़ बहुत उमड़ी थी उनके उसमें। कमल जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अंदाज है कि जहां जाते वहां के रंग में उढल जाते हैं, चाहे वो गमछे की बात करें, बनारसी गमछे की, या
जो भगवा टोपी थी, फिर पान खाने पहुंचे, ये भी जानकारी है, चाय पीने पहुंचे। एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री, और चूंकि इसलिए जरूरी है कि वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है, उनकी प्रतिष्ठा भी लगी है। अगर यहां पर सीटें कम होती हैं तो उसका असर 2024 में भी पड़ सकता है। जी, वो भी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वो वहां 2 दिन रुके और इतना सब किया, तो आसपास की सीटों पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि अभी भी भाजपा के जो रणनीतिकार हैं, तो अंदर की बात कि वो मान रहे हैं कि हमें अंतिम चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने बहुमत छठे चरण में ही हासिल कर लिया, वो तो दावे है कि आखिरी का वोटर उसी के साथ जाता है, थोड़ा झुकाव हो जाता है जिसकी सरकार बन रही होती है। तो दावे तो सब करेंगे, सपा भी कर रही है, लेकिन ये सही है, ये स्लग ओवर की तरह अंतिम चरण तक लड़ाई कांटे की रहेगी, जैसे कि 5 डे टेस्ट मैच में होता है। अजय कुमार जी, क्या लगता है कि कांटे की लड़ाई है? अब तक जो जितने फेसेस खत्म हुए, 6 फेस, अभी कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है कौन बाजी मार रहा है। आखिरी फेस डिसाइड करेगा या फिर बाजी मार ली गई है? अजय कुमार जी। देखिए शैलेंद्र जी, जो भी सही बात है वो तो 10 तारीख को परिणाम आने पे ही पता चलता, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मान रहे हैं कि जो परिणाम 2017 में थे वो परिणाम 2022 में आने में दिक्कत है, ये कह रहे हैं, वो भी स्वीकार कर। देखिए मैं बता दूं, 300 से आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की थी। अब सहयोगी दलों में सुभाषपा अलग हो गई है, सारी चीजें हैं। मैं केवल अगर इस 7वें चरण की बात कर लूं तो इसमें 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, सहयोगी दल में सुभाषपा के पास 3, निषाद दल के साथ और सपा के पास 11, तो इस तरीके से 29 सीटें इनके पास थी 54। यानी आप ये समझ लिए 52 या 53%। इस बार 52 या 53% इस 7वें चरण में आ जाए तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। मैं तो यही कहूंगा कि जातीय समीकरण इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, और यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी की 6 सीटें इस क्षेत्र में रही हैं और सपा की 11 हैं। तो ये अपने अपने लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और ये रिजल्ट अगर आज, मैं एक चीज और शैलेंद्र जी आपसे कहना चाहूंगा, 1947 से लेकर के आज तक का उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ, दूसरी बार लगातार। 1947 गोविंद बल्लभ पंत से लेकर सीबी गुप्ता, सुचेता कृपलानी, चंद्रभान गुप्ता और जितने भी रहे, कल्याण सिंह, लगातार दूसरी बार रिपीट नहीं हुए। मायावती दूसरी बार आई जरूर है, लेकिन रिपीट नहीं हुई है। राष्ट्रपति शासन रहा। अब ये मिथक योगी जी तोड़ पावे, बहुत बड़ी बात होगी। योगी जी ने एक मिथक तोड़ दिया, नोएडा जाता था जो मुख्यमंत्री, वो 4 या 6 महीने में हट जाता था। योगी जी 3-3 बार अपने शासन काल में गए और उन्होंने एक मिथक तोड़ दिया। बाबा विश्वनाथ से मैं यही कामना करता हूं कि योगी जी इस दूसरे मिथक को भी, कि लगातार दूसरी बार कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ, मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं कि योगी जी कम से कम ये मिथक तोड़ें और अगली बार जब फिर बने तो कम से कम पत्रकारों से इतनी दूरियां न बनाएं जो आज ऐन चुनाव से, एक मतदान से 2 दिन पहले उनको पत्रकारों के बीच आना पड़ा। बिल्कुल कमल जी, जैसा कि अजय कुमार जी कह रहे हैं, मिथक जो है वो दूर हो पाएगा, इसको लेकर सवाल हैं। आजादी के बाद से रिपीट कोई नहीं हुआ है, भले 2 या 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक कार्यकाल छोड़कर फिर दूसरे कार्यकाल इस तरह से लगातार कोई नहीं बना है। ये बातें भी जहन में होगी भारतीय जनता पार्टी के और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। कमल जी, ये तो एक संयोग है, नहीं हुआ है, लेकिन योगी जी ने, एक बात मैं कहूंगा, कई मिथक तोड़े हैं। चाहे आप पूंजी निवेश का ले लीजिए, इतनी लंबी लकीर खींची उन्होंने, 1050 एमयू करके 5 लाख के एमयू किए। इतना की सरकार कर नहीं पाई थी। चीजें उन्होंने कई तोड़ी हैं, कई बड़े आयोजन किए हैं, तो टूटेगा ये नहीं है तो नतीजों के बाद होगा।
बहुमत भी मिल जाता, वो सीएम होंगे या नहीं, पार्टी हाईकमान क्या करता है। ये तो कहा ही केशव मौर्य ने कई बार कहा कि सीएम कौन होगा ये हाईकमान चुनाव के बाद तय करेगा। तो बहुमत मिल सकता है, लेकिन अगर जोड़ तोड़ की स्थिति आई नतीजों के बाद, हो सकता है सीएम चेंज हो। बसपा का सहयोग लेना पड़ा तो मायावती जी कुछ अपनी शर्तें रख सकती हैं, बीजेपी अपनी रखेगी। तो इसमें एक बहुत तेजी से सीएम के लिए जो नाम चल रहा है नतीजों के बाद, अगर ये हालात बनते हैं तो बेबी रानी मौर्य को दलित चेहरे के रूप में बीजेपी पेश कर सकती है। इसीलिए उन्हें राज्यपाल पर ये चर्चाएं हैं, होगा या नहीं। अगर पूर्ण बहुमत मिलता तो योगी जी को तो रिपीट होना है। अगर जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ी तो ये बीजेपी का सेकंड प्लान बीजेपी ने बना रखा है। हाँ, ठीक है। अजय कुमार जी, जैसे आपने कहा कि रिपीट कोई भी सीएम अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है आज़ादी के बाद से। उसके अलावा अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, जैसे आपने कहा नोएडा कई बार ये गए, पिछले मुख्यमंत्री जाते थे वो हट जाते थे, कई बार गए हैं। वैसे अभी तक किसी ने बुलडोजर भी नहीं चलाया था। बुलडोजर चलाने वाले मुख्यमंत्री भी यही हैं जो संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा देते हैं। नहीं, इतिहास में इसके लिए तो योगी जी का नाम लिखा जाएगा कि अपने मुकदमे अपने आप वापस लेने का और बुलडोजर का तो इतिहास में योगी जी का बिल्कुल नाम रहेगा और हर जगह लिखा जाएगा। ठीक है, बुलडोजर चलाया, और ये भी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण योगी जी की दिलेरी, दबंगई और आप ये कहें दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही ये हुआ। बस योगी जी थोड़ा सा और कर देते, अपने कार्यकर्ताओं को ये न कहते कि तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, तुम थाने मत जाना, तुम कहीं इंटरव्यू न करना। योगी जी अगर अपने विधायकों को संतुष्ट कर लेते तो शायद, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज ये स्थिति घर घर जाने और द्वार द्वार खटखटाने की नौबत भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती। और जहां तक भीड़ की बात मैं शैलेंद्र जी बता दूं, मैं कहता हूं 1960 रहा हो, 70 रहा हो, 75 रहा हो, अटल बिहारी की सभाओं में बहुत भीड़ आती थी। लखनऊ जाम हो जाता था जब वो भाषण करते थे, और अपने भाषण के बाद वो कहते थे भैया जितने लोग भाषण सुनने आए हो सब अगर वोट दे दोगे तो मैं जीत जाऊंगा, और अटल जी हार जाते थे लखनऊ की सरजमी पे। ये बात दूसरी को बलरामपुर जा करके जीते हैं। तो भीड़ वोट का मापदंड बनेगी, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और वो जो मैनेजमेंट है उनका, चाहे वो मीडिया मैनेजमेंट हो या और मैनेजमेंट हो, भीड़ इकट्ठे करने का, भाषण देने की, अपनी कला, तरह तरह के ड्रेस बदलने की, उसमें वो माहिर है और उसकी लोग प्रशंसा करते हैं और उसके लोग कायल भी हैं। वाराणसी की धरती पर देखिए, भी जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस के दो नेता भाई बहन भी जाकर के अभिषेक किए हैं, और अखिलेश जी तो अभी तक नहीं गए हैं, और उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ये उनकी इच्छा शक्ति है, वो उनकी आस्था का प्रश्न है। लेकिन विंध्यवासिनी भी चले जाएं, वो भी मानता है, वहां भी चुनाव है मिर्जापुर में। तो मैं कहता हूं भक्ति भाव का वाराणसी है, लेकिन जो सीटें थी सबकी सब वाराणसी में उसी तरह वापस आ जाए, इसमें मुझे संदेह। बिल्कुल। कमल जी, जैसे काशी के साथ साथ अभी अजय कुमार जी ने मिर्जापुर का भी जिक्र किया, मिर्जापुर से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, गठबंधन की साथी हैं बीजेपी की, तो जिम्मेदारी बाकी लोगों की भी बनती है। अनुप्रिया पटेल जी, जैसे पिछले सरकार में अनुप्रिया पटेल जी बीजेपी के साथ थी, असर पड़ा था, लेकिन जो उनकी मां ने नई पार्टी बनाई अखिलेश जी के साथ, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। मैं कुल मिला के कहना ये चाहता वोटर का वो कुछ बटेगा। हाँ, उनकी बहन जो राजनीति में है, मैं सोनेलाल पटेल जी तो मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो ये है कुछ असर पड़ेगा, आंशिक असर, फिर भी लाभ मिलेगा। वो मंत्री हैं केंद्र पे, काफी समय से राजनीति अनुप्रिया जी। लेकिन कमल जी, अगर मिर्जापुर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है भारतीय जनता पार्टी का, तो अनुप्रिया पटेल की राजनीति की दशा और दिशा भी तय होगी।
हाँ दशा और दिशा तो तय करेंगे। कमल जी की आवाज हम तक नहीं आ रही ठीक से। अजय कुमार जी के पास आएंगे। अजय कुमार जी, जिस बेबाकी से अनुप्रिया पटेल सीटों को लेकर सीधे अमित शाह गृह मंत्री तक पहुंच जाती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय ले लेती हैं। पिछले हमने देखा चुनाव से पहले जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, अगर मिर्जापुर में ठीक ठाक परफॉर्म नहीं करती बीजेपी और गठबंधन के साथी अनुप्रिया पटेल की जो सीटें हैं, तो आगे फिर वो अंदाज देखने को नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से देखिए, ये परीक्षा की घड़ी है अनुप्रिया पटेल जी के लिए भी, क्योंकि बहुत बार्गेनिंग उन्होंने किया है सीटों के मामले में। उन्होंने बड़ा, और उसमें तो अमित शाह जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। योगी जी कतई तैयार नहीं थे, मोदी जी भी तैयार नहीं थे। वो तो अमित शाह जी ने बुला करके, और जब अपने स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए हैं, तब जो है अनुप्रिया पटेल की वैल्यू और उनका सम्मान बढ़ा है। अब वो कितना, देखिए अनुप्रिया पटेल थोड़ी दबंग महिला है और जिद्दी है। जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जाता हूँ, थोड़ी उनके पिताजी सोनेलाल पटेल का अपने समाज पर जो प्रभाव था, उतना प्रभाव अनुप्रिया जी अभी ला नहीं पाई। लेकिन फिर भी मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही हैं, वहां से वो जीतती हैं, अच्छे वोटों से जीतती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा इस गठजोड़ में उनका बढ़ेगा। मैं मानने के लिए तैयार हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मिर्जापुर के क्या परिणाम आएंगे, ये अपना दल की 4 सीटें आप ये समझिए 2017 में थी, और सुभाषपा की 3 थी, निषाद पार्टी 1 थी, समाजवादी 11 थी, बीएसपी 6 थी, और अब धनंजय सिंह भी हैं और मुख्तार अंसारी का परिवार भी है। अगर जौनपुर से वो हैं तो आजमगढ़ से ये है। ये सारी चीजें, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, 7वां चरण सकुशल निपट जाए, परिणाम 10 तारीख को आएंगे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि 2017 जैसे रिजल्ट किसी पार्टी के नहीं होंगे। किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, और गठबंधन लड़ाई में है, ये आप मान के चलिए। जो 2017 में अखिलेश यादव अपने परिवार से पीड़ित थे, चाहे वो शिवपाल जी हो या और लोग हों, उनसे जो पीड़ित थे नेताजी, इस बार तो नेताजी को भी ले जा करके सभा में जौनपुर में उतार दिया। तो अखिलेश जी इस बार जौनपुर की जो मल्हनी सीट है, जहां से बाहुबली सांसद, पूर्व सांसद कहे जाते हैं धनंजय सिंह, बीजेपी के करीबी भी बताए जाते हैं, हालांकि जेडीयू से टिकट लाए हैं, उनके खिलाफ जनसभा करने कल पहुंचे मुलायम सिंह। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या लगता है उनकी जनसभा असर डालेगी? क्योंकि लकी यादव जो हैं, एक बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी को, क्षेत्र में बड़ा नाम है। और शैलेंद्र जी बता दूं कि ये अखिलेश जी इस बार इन सबसे दूरी बना करके रखेंगे। जितने माफिया हैं या जितने जालीदार टोपी वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस बार दूरी बनाऊंगा, और दूरी बना करके रखेंगे। आजम भी महत्वहीन है इस बार, तो अब क्या होगा क्या नहीं, ये तो आगे आएगा। किसकी सरकार बनेगी ये 10 के बाद पता चलेगा। लेकिन संघर्ष सबके बीच है, बिल्कुल परेशान सब हैं, माथे पर सिकन सबके है। ठीक है अजय कुमार जी, अगर आखिरी फेज की बात करें तो आखिरी फेज में जितनी कामयाबी समाजवादी पार्टी को 2017 में आखिरी फेज में मिली थी, उतनी पिछले 6 फेज में नहीं मिली। तो इसको लेकर भी बीजेपी की चिंताएं हैं कि कहीं और भी खराब प्रदर्शन हमारा ना हो जाए। सही बात है, बिल्कुल सही है शैलेंद्र जी। 2017 के आखिरी फेज भी यही थे, यही जो है 9 जिले थे आखिरी फेज में भी, और इस बार भी 7 और बिल्कुल, और इस बार सुभाषपा राजभर जो हैं वो समाजवादी पार्टी में चले गए। इसीलिए शीर्ष नेतृत्व के बड़े बड़े नेता इस वक्त काशी में बने हुए हैं। काशी चूंकि धुरी है, आसपास सारे जिले वहां से जुड़ाव रखते हैं, और तमाम सारी सीटों पर वहां पर चुनाव है। अब देखने वाली बात होगी वो मुकाबला जो अब 7 तारीख को जो वोटिंग है, कितना मजबूत बनी रह पाएगी बीजेपी, उसके लिए एक साख का सवाल भी बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए, और कमल जी आपका भी शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे आखिरी
फेज के चुनाव में जहां तमाम सियासी दिग्गजों ने पूरी जान फूंक दी है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कितना ये सब असर डालेगा, ये तो 10 मार्च को चुनावी नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।